बाजार के लिए आने वाले कुछ दिन काफी क्रूशियल हैं। देखिए, जियोपॉलिटिकली अगर देखें तो सिचुएशंस काफी अंडर कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन क्या बाजार का ट्रेंड यहां से बदलने वाला है? क्या बाजार को इतनी स्ट्रेंथ मिल रही है कि इन सारी सिचुएशंस के बाद वो वापस उस लेवल पर आ जाए जहां पर एक्सपेक्टेशंस है? उसके अलावा हाल ही में अभी जो कुछ भी बाजार ने झेला Q1 अर्निंग्स के ऊपर, उसका असर पड़ने वाला है वित्त वर्ष 2027 की। अब Q1 अर्निंग्स के ऊपर जो असर पड़ेगा, उसका असर आपके पोर्टफोलियोज पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और बाजार Q1 अर्निंग्स को कैसे देख रहा है? कोई ऐसे रिस्क हैं क्या जिसके लिए हम और आप तैयार नहीं हैं लेकिन बाजार ने उसे प्रिडिक्ट कर लिया है? ये कई सवाल हैं इस समय निवेशकों के मन में, क्योंकि इस समय शेयर मार्केट काफी वॉलेटाइल है और हमारे आपके पोर्टफोलियोज डेंजर जोन में तो फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं सारे सवालों को आज हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ आज गेस्ट अक्षय चिंचलकर जी मौजूद हैं। तो सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका गुड रिटर्न्स पे। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहला सवाल सर मार्केट को ही लेकर के है, क्योंकि बाजार काफी वोलेटिलिटी देख करके अभी निकला है। हालांकि चीजें कहीं ना कहीं अब स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन FY27 के लिए आउटलुक क्या है इस समय मार्केट का? लॉन्ग टर्म आउटलुक पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म में तो खैर फंसे ही हुए हैं निवेशक। सवाल तो लाजमी है। निफ्टी के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि आज भी इन्वेस्टर्स में बहुत कंफ्यूजन है कि अगर हम अप्रैल से अगर ट्रेंड देखें तो ज्यादातर मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है। आज एक कोशिश हो रही है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट बने, और आज हमारी बातचीत हो रही है, दिन ही बहुत शुभ है। तो आज अभी जब 5 मिनट पहले मैंने मार्केट का मूवमेंट जब देख रहा था मैं, तो 200 पॉइंट कुछ ऊपर था। मेरे हिसाब से एक जो जिसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो कहते हैं, वो अप्रैल के पीक से चार्ट पे बन रहा था, उसे आज हम उसके ऊपर आज हम ब्रेकआउट करने की कोशिश जो है वो अभी जारी है। और अनलेस यूरोपियन मार्केट्स कुछ सरप्राइज हमारे लिए लेकर आ जाएं, ऐसा लगता है कि आज उस चैनल को, उस 2-2.5 महीने के चैनल को आज हम ब्रेक कर देंगे। मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो 25,300 का एक टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। बट वहां जाने से पहले 24,750 इसको पार करना बहुत जरूरी है। अप्रैल में मुझे याद है जब हम एक अच्छा खासा बाउंस जब आया था जी, तो अप्रैल का पीक भी 24,600 650 के आसपास बना था। तो ये जो 100 पॉइंट का जो जोन है 24,600 और 750 के बीच में, 100-150 पॉइंट का, उसे पार करना इस बार बहुत जरूरी है। अगर वो हो जाता है, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेडविंड्स थे। अगर हम 1 महीने पहले की अगर बात करें, बहुत सारे हेडविंड्स थे जो आज नहीं है। तो लॉजिक की अगर बात करें तो पॉजिटिव रहना थोड़ा एक ब्लू स्काई जोन जिसको हम बोलते हैं, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक बात करें तो ये बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे मैंने कहा, अगर 24,750 के ऊपर ये रैली जाती है तो फिर एक ऑल टाइम हाई हम FY27 में देख सकते हैं। मुझे याद है निफ्टी का लास्ट ऑल टाइम हाई जनवरी में बना था। ऑलमोस्ट आज हम 6 महीने बाद बात कर रहे हैं, तो उस हाई को पार करना एक हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट बन जाता है। लेकिन नीचे के लेवल्स भी जरूरी हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि FY27 में ऑल टाइम हाई बनेगा, तो जून के जो लोस थे 23,100 के आसपास और मार्च के जो लोस थे 22,200 के आसपास, इनको होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में अगर कहूं तो व्यू ये है निफ्टी का कि जब तक हम 23,100 को प्रोटेक्ट करते हैं, और जैसे मैंने कहा वो जून के लोस थे, और अगर हम 24,750 के ऊपर अगर चढ़ जाएं तो फिर ऑल टाइम हाई ये कहीं नहीं जा रहा। FY27 में हमको एक रिकॉर्ड हाई दिखेगा, ये हमारा व्यू है। FY27 में रिकॉर्ड हाई दिखेगा। सर, डिजायर्ड लेवल वापस आएंगे या नहीं, ये मेरा अगला सवाल जरूर था, लेकिन अब ये सवाल थोड़ा बदल देती हूँ। FY27 में अगर डिजायर्ड लेवल वापस आने की उम्मीद है तो कब तक है? FY27 में कब उम्मीद करें कि हमें ये लेवल्स आते हुए नजर आएंगे? आज का अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है मैडम, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर तक, इस साल के अक्टूबर तक हमको
24,750 इसके ऊपर हमको मार्केट दिखेगा, और अगर वो क्लियर हो जाता है तो बिफोर द एंड ऑफ FY27 समवेयर इन फरवरी या मार्च हम लोग एक रिकॉर्ड हाई पे हो सकते हैं। ओके, Q1 अर्निंग्स आने वाली हैं सर। पहली अर्निंग्स को लेकर के क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशन चल रही थी, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल ऐसी सिचुएशंस थी जिसके कारण हम ये कह रहे थे कि कंपनीज की Q1 अर्निंग्स के ऊपर तो असर पड़ना ही है, पड़ेगा ही, ये श्योरिटी थी। लेकिन सिचुएशंस तो अब अंडर कंट्रोल है, पर वो अर्निंग्स का असर अभी भी दिखेगा हमें। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो बढ़े थे उसका असर दिखेगा, पर बाजार ने क्या इसको फैक्टर इन कर लिया है? क्या अब बाजार इसके लिए तैयार है? आउटलुक क्या है अर्निंग्स को लेकर के और मार्केट इसको कैसे देख रहा है? आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की अगर हम बात करें, इंडेक्सेस की मैं बात कर रहा हूं, तो मिड कैप्स ने तो हाल ही में ऑल टाइम हाई बना दिया था। स्मॉल कैप 100 जो है वो अपने ऑल टाइम हाईस के पास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हाई क्रूड प्राइसेस की वजह से जो अर्निंग्स में इंपैक्ट आने वाला था वो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहां से Q1 अर्निंग्स पे अगर हम ये बात करें कि शायद लोगों को धक्का लगेगा, मुझे लगता है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और अगर डिस्काउंटेड नहीं होता तो आज ये मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाईज के आसपास या ऑल टाइम हाईज पे नहीं होते। तो ये ऑलरेडी बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है। लेकिन सर Q1 अर्निंग्स का झटका नहीं लगेगा, Q2 से संभलेगा बाजार? प्राइस एक्शन की अगर बात करूं तो मैडम, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जितने स्ट्रांग है उससे तो यही एक अंदाजा आता है कि मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है, ये हम सबको मालूम है। और अगर आप पिछले 3-4 हफ्तों का अगर डेवलपमेंट्स देखो, INR काफी 97 ऑलमोस्ट उसने टच कर दिया था, आज वो 94.50 के आसपास है जी। इंटरेस्ट रेट्स, 10 ईयर इंटरेस्ट रेट्स की अगर मैं बात करूं, 7.1% से आज 6.8% पे आ गए हैं। कल RBI गवर्नर ने एक बयान में कहा कि अनसर्टेनिटी इतनी है मार्केट्स में कि रेट हाइक्स के बारे में तो आज हम सोच ही नहीं सकते। ऑयल प्राइसेस इतना गिर गए हैं, आज वो प्री वॉर के लेवल्स पे आ चुके हैं। $121 प्रति बैरल का हमने भाव देखा था ब्रेंट क्रूड पे, आज वो 73 पे है। तो जितने भी एक्सटर्नल हेडविंड्स थे वो, आई मीन इफ यू आस्क मी, वो सारे अब एक महीने के अगर पीछे हम जाएं तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि रेट हाइक्स तो गारंटीड है, ऑयल प्राइसेस शायद $100 के नीचे कभी आएंगे नहीं। बट जितने भी चीजें हुई हैं पिछले एक महीने में, उससे तो लगता है कि जिन हेडविंड्स की वजह से मार्केट इतना नीचे आया था वो अब हेडविंड्स बचे ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि, और टेक्निकली भी अगर मैं बात करूं, मिड कैप्स एक ऐसे मिड कैप्स की अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं, मिड कैप्स 100 की, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा क्लियर एक पैटर्न बन रहा है जो बहुत बुलिश है। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग प्रीवियस स्विंग लो के नीचे जब तक नहीं जाते, तो मिड कैप इंडेक्स में तो मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि 20% की रैली यहीं से आ सकती है। ओके, यानी सर आप मिड कैप्स को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं इस समय मिड कैप में। लेकिन क्या करेक्शन भी बाकी है या अट्रैक्टिव है वैल्यूएशंस? वैल्यूएशंस की अगर बात करूं तो बहुत अट्रैक्टिव है। मैं दो चीजों की बात करूंगा। एक तो चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि जब तक मिड कैप इंडेक्स 17,400 के नीचे नहीं गिरता, ब्रेकआउट ऐसा ऑलरेडी चार्ट पे आ चुका है। जैसे मैंने कहा, मिड कैप इंडेक्स ने हाल ही में रिकॉर्ड हाई बनाया था जी। तो ब्रेकआउट ऑलरेडी ऐसा आ चुका है जो हमको 22,500 का एक टारगेट हमको दिख सकता है। 18,800 के आसपास हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है अगर टेक्निकल पिक्चर में बताऊं तो। अगर फंडामेंटल्स की मैं बात करूं तो फॉरवर्ड पी जो है मिड कैप इंडेक्स का, वो फिलहाल है अप्रोक्सीमेटली 28 पे, और अपने 5 ईयर एवरेज के नीचे है वो। तो वहां पे इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली वैल्यू दिख रहा है मिड कैप्स में।
ओके, मिड कैप्स में अभी वैल्यू नजर आ रही है। सर, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हुई जिसने बाजार को हिट किया बेसिकली, वहां पर सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप को झटका नहीं लगा था, लार्ज कैप पे भी बड़ा हिट आया था। लार्ज कैप की वैल्यूएशंस को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? क्या लार्ज कैप्स ने जो अभी निवेशकों को पैनिक दिया है, उसके बाद थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए हमें इन्वेस्ट करने से पहले? अगर लार्ज कैप्स का मतलब निफ्टी है मैडम, तो निफ्टी पे जो आउटलुक था जैसे मैंने बताया, वो एक ऐसा मार्केट है। अगर हम मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की अगर बात करें पहले, तो वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइस पे हैं। निफ्टी आज भी अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 6.5% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। बट जिस तरीके के पैटर्न्स अभी चार्ट पे बन रहे हैं वो बहुत कंस्ट्रक्टिव है, हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो निफ्टी का जो 12 मंथ फॉरवर्ड पी है वो 18 पे है, अपने 5 साल के एवरेज से काफी नीचे है। तो आज अगर आप मुझे पूछोगे कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के, अगर हम स्टैंड पॉइंट से देखें तो वो निफ्टी ही है, लार्ज कैप्स ही है। ओके सर, बहुत समय आपने बाजार में बिताया होगा, बाजार को बहुत ज्यादा एनालाइज किया है और बाजार को अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हुए भी देखा है। ये जो सिचुएशन आई कई निवेशकों के लिए बहुत नई सिचुएशन थी, क्योंकि हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे यूथ हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था हाल फिलहाल में, और इससे पहले बाजार ने जबरदस्त रिटर्न्स कमा करके दिए। पर इस तरीके की वॉलेटाइल सिचुएशन या अनसर्टेन सिचुएशन के बाद क्या कोई मेजर शिफ्ट हो रहा है किसी तरीके के ट्रेंड में, अगर इक्विटीज को लेकर के देखें या कमोडिटीज को लेकर के देखें, जो हम बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं कि मार्केट इस तरीके से भी काम कर सकता है और आगे चल के हमें ध्यान रखना चाहिए? एक चीज तो बहुत, दो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर मैं खुद एक इन्वेस्टर की तरह जब सोचता हूं। एक ये है कि आपको एक्सपेक्टेशंस जो हैं एज एन इन्वेस्टर वो म्यूटेड रखने चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि साल के आखिर में आपको 12-13% मिलेंगे, तो ये अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो हाँ, CAGR 12-13% का बनता है। बट ये अज्यूम करना कि 12% या 13% तो बनेगा ही सालन साल, ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि जैसे आपने सही तरीके से कहा, इनहेरेंटली मार्केट्स में वॉलेटिलिटी तो गारंटीड है। आप पैसे बनाओगे या नहीं ये गारंटीड नहीं है, बट आप वॉलेटिलिटी के अगर बारे में मैं बोलूं तो ये तो गारंटीड है। तो एक तो एक्सपेक्टेशंस म्यूटेड रखने चाहिए, रियलिस्टिक रखने चाहिए। अब 2020 यानी कोविड के लो के बाद एक ऐसा दौर आया जिसमें बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए, उनको ये लगने लगा कि महीने के 2 या 3% या साल के 25-30% ये तो बनते ही। तो समवेयर मुझे लगता है वो एक्सपेक्टेशन, अभी पिछले सितंबर 2024 में मार्केट में पीक बना, निफ्टी की अगर बात करूं तो उसके बाद जो मार्केट साइडवेज गया है, उससे एक हमको सीख ये मिली है कि मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं। 10% का डिक्लाइन एक साल में देखना कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज द नेचर ऑफ इक्विटी मार्केट्स। तो आज मुझे लगता है आज का जो इन्वेस्टर है उसने अपने एक्सपेक्टेशंस को और थोड़ा रियलिस्टिक बना दिया है। सितंबर 2024 के पहले क्योंकि मार्केट्स कोविड के लो से सिर्फ ऊपर की तरफ ही भाग रहे थे, एक्सपेक्टेशन ये था कि इक्विटी मार्केट्स में कोई रिस्क ही नहीं होता। बट होपफुली पिछले 2 सालों में जो हमने देखा है, एटलीस्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में, इससे इन्वेस्टर्स थोड़े रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आज मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं कि जो बहुत क्लियर हो गई है पिछले 2 सालों में, इज दैट अपॉर्चुनिटी सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में नहीं होते। एक मल्टी एसेट अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। हमको मालूम है कि गोल्ड, अगर आप 2 साल पहले जाएं तो गोल्ड कहां पे था, सिल्वर कहां पे था, ये मेटल्स इतने रैली कर गए। और आप देखो जिस तरीके से इनकी रैली आई थी, आज अगर मैं सिल्वर की बात करूं, सिल्वर इज डाउन ऑलमोस्ट 50%, गोल्ड इज डाउन ऑलमोस्ट 25-26%। तो ये क्यों हो रहा है? अगर आप देखोगी तो डॉलर में एक रिकवरी आ गई है, क्योंकि अभी फेडरल रिजर्व के जो नए गवर्नर थे उन्होंने बोला कि शायद अब रेट कट्स तो हमको भूल जाना चाहिए और रेट हाइक्स पे शायद फोकस करना चाहिए। इससे
डॉलर में एक जैसे हम कहते हैं टेलविंड आया है, और हमको मालूम है कि जब डॉलर रैली करता है तो प्रेशियस मेटल्स गिरते हैं, बिकॉज व्हेन द डॉलर गोज अप प्रेशियस मेटल्स को खरीदना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये सब एक मल्टी एसेट क्लास, हर चीज पे आपको एक नजर रखनी पड़ेगी। बट जैसे मैंने कहा, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, वॉलेटिलिटी इन मार्केट्स में, फिर वो इक्विटीज हो, कमोडिटीज हो, कोई भी चीज हमेशा के लिए ऊपर नहीं जाती। वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है तो अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें। ये मेरा एक फीडबैक है सबके लिए। जी, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कहां पे रखें? सेक्टर्स ऑन रडार हैं कुछ बाजार की आज की सिचुएशन देखते हुए? कौन से सेक्टर से एक्सपेक्ट करें रिटर्न्स? बिल्कुल मैडम, अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो हमें एज अ हाउस लेंडर्स, फार्मा और रियल्टी सबसे स्ट्रांग लगते हैं। सेकंड इन लाइन हमको लगते हैं कि ऑटोज एंड मेटल्स को भी इन्वेस्टर्स अपने रेडार पे रख सकते हैं। बट अगर मैं एक ऐसे सेक्टर की बात करूं जिससे इन्वेस्टर्स बहुत डिसअपॉइंटेड है, तो आपको भी पता होगा, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी। सारे आईटी स्टॉक्स अपने लोएस्ट वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, और लोगों में एक फियर है कि अगर एआई, जैसे अगर हम कोरिया और ताइवान की अगर बात करें, तो ये मार्केट्स इतना रैली कर गए हैं क्योंकि वहां पे एक बहुत ही स्ट्रांग एआई रिलेटेड स्टोरी है। तो ये एक सवाल हर कॉन्वर्सेशन में आता है कि इंडियन आईटी का फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि हमने एआई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट उतना किया नहीं है अगर हम रिलेटिवली बाकी मार्केट्स की अगर बात करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है, एआई इंडिया शायद पीछे रह गया है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। अब ये बात सबको मालूम है, और ये हर पब्लिक कॉन्वर्सेशन में ये बात आती ही है। तो अगर हम उस बात को लेकर आगे जाकर भी डरते रहें, तो मुझे लगता है दैट इज नॉट द करेक्ट स्ट्रैटेजी टू फॉलो। आईटी स्टॉक्स ऐसे लेवल पे और आईटी इंडेक्स ऐसे लेवल पे आ चुका है जहां पे इट इज देयर इज जस्ट सो मच पेसिमिज्म। और एक चीज जो मैंने सीखी है 20 साल मार्केट में रहने से, वो ये है कि जब सबसे ज्यादा पेसिमिज्म होता है, वहीं पे एक आशा की किरण आती है। तो मुझे ऐसे लगता है आईटी को इस लेवल पे अबैंडन करना, दैट विल नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी। तो सिलेक्ट पॉकेट्स में आप उन स्टॉक्स को, आईटी सेक्टर में से उन स्टॉक्स को देखें जहां पे अर्निंग्स क्वालिटी विजिबल हो क्लियरली। इन स्टॉक्स पे मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, रादर देन सेइंग कि पूरा सेक्टर ही नीचे जाएगा और कोई रे ऑफ होप दिख नहीं रहा। आई थिंक दैट विल बी अ फ्लॉड स्ट्रैटेजी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक इट इज नाउ अ गुड टाइम टू स्टार्ट लुकिंग एट सम आईटी स्टॉक्स व्हिच आर क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटिंग सम विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। ये मुझे लगता है एक डार्क हॉर्स हो सकता है। जी सर, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स आपके इस आंसर से। एक तो आईटी सेक्टर से ही रिलेटेड एआई स्टोरी की बात आपने अभी की है, पर एआई को लेकर के क्या ग्लोबल मार्केट्स भी कॉशियस नहीं है? जिस तरीके से नास्डैक में हमने क्रैश देखा था, हाल ही में नास्डैक फॉल किया था और उसका असर भी आया था हालांकि बाजार के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं एआई बबल की बात भी हो रही है दूसरी तरफ। तो क्या इसका फायदा इंडियन आईटी कंपनीज को मिलता नहीं दिख रहा है? देखिए मैडम, बबल्स जो बातें दे एक्चुअली लास्ट लॉन्गर देन पीपल थिंक। हमको ऐसा लगता है कि बबल है, एक हाथ 2 साल में खत्म हो जाएगा, बट जब इस किस्म का रेवोल्यूशन आता है, इसको मैं रेवोल्यूशन कहूंगा, क्योंकि आज हर कोई, आई एम श्योर आप, मैं किसी फॉर्म एंड शेप में एआई टूल्स यूज करते ही हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मैं पूरे पॉसिबिलिटीज की बात करूं, तो आज वी आर स्टिल स्क्रैचिंग द सर्फेस। और एआई बबल में होगा, बट दीज बबल्स टेंड टू लास्ट अ लॉट लॉन्गर। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो वॉलेटिलिटी नैस्डैक में हमको दिख रही है पिछले कुछ दिनों में, टेक स्टॉक्स में एक सेलिंग आ रही है, दैट इज जस्ट प्रॉफिट टेकिंग। जब मार्केट्स इतने रैपिडली और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना चढ़ जाते हैं, they have to enter a period of cooling off। तो मुझे लगता है अभी जो नैस्डैक में हो रहा है और जो सेमीकंडक्टर्स और चिप मेकर्स में जो हो रहा है, कोरिया में भी इस हफ्ते there was a day when the Korean Kospi fell 10%।
मुझे लगता है these are just cooling off periods. But the larger theme is that AI is as a technology, as a revolution, इसको तो और काफी साल मुझे लगता है टिकना है. ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट जो मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट था सर, एक आपने रियलिटी सेक्टर भी बोला है कि आप उसको लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं. काफी प्रेशर में रहा है रियलिटी सेक्टर पिछले कुछ समय से, लेकिन क्यों है ये ऑप्टिमिज्म? अगर आपकी साइड से मैं पूछूं तो क्या रियलिटी में ऐसा दिख रहा है इस समय कि दांव लगाया जा सकता है? और अगर मैं रियलिटी को कंपेयर करूं एज कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर, तो बेहतर कहां है दांव? गोल्ड सिल्वर में लगाएं या रियल एस्टेट में लगाएं? रियल एस्टेट सेक्टर टेक्निकली एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के कगार पे है, तो टेक्निकल पिक्चर इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. दूसरी चीज, अगर जो फियर था मार्केट में 1-2 महीने पहले कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपरी स्तर पे ही रहेंगे काफी टाइम के लिए, फेड हाइक करेगा और आरबीआई के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा रादर देन हाइकिंग. आरबीआई ने तो क्लियर कर दिया है कि अनसर्टेनिटी आज भी बहुत है और ऐसे बैकड्रॉप में रेट हाइक तो हो नहीं सकते. तो अगर रेट्स रिमेन वेयर दे आर या अगर स्लो डाउन आया एंड इफ द फेड एक्चुअली सेज कि अच्छा हमको लगा था कि हाइक करना पड़ेगा बट अब इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है, हमको शायद रेट्स होल्ड करने पड़े या शायद कट करने पड़े. अगर फेड ने रेट कट किए तो आरबीआई भी फॉलो करेगा. एंड व्हाट इज दैट वन सेक्टर दैट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉलिंग रेट्स? इट इज रियल एस्टेट. तो आप टेक्निकल्स देखो, वहां पे भी ब्रेकआउट हो रहा है. फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो आरबीआई ने क्लियरली कह दिया है कि हम रेट हाइक तो करेंगे नहीं गिवन द करंट वेट ऑफ द एविडेंस. तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर कमिंग टुगेदर एंड देयरफॉर आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द फ्यूचर ऑफ रियलिटी स्टॉक्स. दूसरा आपका सवाल था कि गोल्ड और सिल्वर में पैसे डालें या रियलिटी में रहें. सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो $50 का जो लेवल था वो बड़ा एक ब्रेकआउट का लेवल था और सबको मालूम है कि $50 के ऊपर ब्रेक करने के बाद सिल्वर सीधा $121 चला गया था. इट वाज अ वन वे रैली. अब कल मैं प्राइसेस जब देख रहा था तो सिल्वर $57 के आसपास था. इंडिया में एमसीएक्स में शायद 2,20,000 के आसपास था जी. मुझे ऐसे लगता है कि $50 जो फॉर्मरली ब्रेकआउट लेवल था वहां तक सिल्वर आ सकता है. आज हम 57 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं. अगर हम $50 का अगर रिव्यू लेके चले तो यहां से 12-13% नीचे की तरफ है $50. तो सिल्वर को आई मीन टच करना चाहिए क्या? रिलेटिवली स्पीकिंग मुझे लगता है द ट्रेंड इज अ लॉट मोर क्लियर इन रियल एस्टेट एज अ सेक्टर. गोल्ड और सिल्वर 200-डे मूविंग एवरेज के नीचे है और ऐसा बोला जाता है मार्केट में कि 200-डे एवरेज के नीचे कुछ भी अच्छा नहीं होता. तो रादर देन कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अभी भी काफी गिर रहे हैं, आई एम बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग इन समथिंग व्हिच इज शोइंग साइंस ऑफ ब्रेकिंग आउट, और वो रियल एस्टेट है. तो अगर आप मुझे पूछोगी, इफ आई हैड द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड और सिल्वर और रियल एस्टेट, आई विल से द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफर्स मी अ बेटर अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज शोइंग साइंस कि उसे ऊपर जाना है और फंडामेंटल्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं. ओके तो सर अगर इस सवाल के बाद में आऊं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ की ही बात करते हैं. लॉन्ग टर्म वेल्थ बेसिकली फिर कहां बनेगी? इक्विटीज में बनेगी, कमोडिटीज में बनेगी या फिर म्यूचुअल फंड में बनेगी? क्योंकि म्यूचुअल फंड की भी अगर हम लोग बात करें तो ये वाले पोर्टफोलियोज भी बहुत हिट कर गए इन्वेस्टर्स के इस मार्केट पैनिक के बीच में. तो अब अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ का जनरेशन करना है तो कहां से शुरुआत करें या कहां और एड ऑन करें? मैडम देखो, ह्यूमैनिटी ऑलवेज प्रोग्रेसेस और इफ प्रोग्रेशन इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू टू हैपन, तो आपका जो भी पोर्टफोलियो हो इट हैज टू बी हैवी ऑन स्टॉक्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए मल्टी एसेट फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स जो हैं दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर अटेंशन. क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जिस तरीके की रैली हमको गोल्ड और सिल्वर में मिली, अगर आपके पास मल्टी एसेट होल्डिंग्स होते उस टाइम पे, तो गोल्ड और सिल्वर की रैली की वजह से योर होल्डिंग्स वुड हैव डन, आई मीन योर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स वुड हैव डन सो मच बेटर. तो आई थिंक एसेट एलोकेशन, आपको एक होलिस्टिक पिक्चर आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट रेट्स का ग्लोबल ट्रेंड ब्रॉडली क्या है,
डोमेस्टिक रेट्स का ट्रेंड क्या है, डॉलर में क्या लग रहा है। तो आप अगर ये होलिस्टिक व्यू अगर बनाओगे तो आपको एसेट एलोकेशन में बहुत मदद मिलेगी। सो वो जमाना गया जहां पे हम बोलते थे कि मैं सिर्फ स्टॉक्स करूंगा, कमोडिटीज की दुनिया में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कमोडिटीज समझ में भी नहीं आते। बट डेटा हैज प्रूव्ड that sometimes equity markets can go sideways for a really long duration of time. तो उस टाइम पे आप अपने पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स कहां से दिखाओगे? मैं हमेशा कहता हूं कि नो मैटर व्हाट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल वी आर इन, कोई ना कोई ऐसा एसेट क्लास हमेशा होता है जो रैली करता है जी। that itself tells you the importance of asset allocation. तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि एसेट एलोकेशन पे फोकस किया जाए। और अगर एसेट एलोकेशन में आपको ऐसा लगता है कि इक्विटीज अच्छा करने वाले हैं बेस्ड ऑन जो भी एविडेंस आपने देखा होगा, इंटरेस्ट रेट पे आपका एक व्यू होगा, डॉलर पे व्यू होगा, लोकल करेंसी पे व्यू होगा, अगर आपको लगता है कि इक्विटीज अच्छे करने वाले हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप इन द होमवर्क इज टू सी कि अगर इक्विटीज अच्छे करने वाले हैं, व्हिच सेक्टर इज लाइकली टू बी द लीडर। और फिर अगर आपको पता चला कि चलो लेंडर्स आर लाइकली टू डू वेल, फिर आप देखो कि लेंडर्स यूनिवर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं, विच आर द स्टॉक्स विच आर डूइंग रिलेटिवली बेटर व्हेन कंपेयर्ड टू द बैंक निफ्टी। बैंक ही है, बट विच बैंक हैज डन बेटर देन द निफ्टी ओवर अ 1 year ड्यूरेशन, ओवर अ 3 year ड्यूरेशन। ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये भी एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अगर मैं कहूं, फ्लेक्सी कैप फंड्स are doing very well, they are gaining a lot of investor traction। वो ऐसा क्यों होता है? Because market cap की यूनिवर्स में भी रोटेशन कंटिन्यूअसली होता ही रहता है। अगर आप निफ्टी और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की बात करें, जैसे मैंने कहा निफ्टी भले ही 6% डाउन है, लार्ज कैप्स डाउन है। क्यों? क्योंकि FIIs की सेलिंग आ रही है, दे आर मोर फोकस्ड ऑन लार्ज कैप्स। बट फिर भी इफ यू लुक एट द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप बेंचमार्क्स, वो तो रिकॉर्ड हाइज पे पहुंच गए हैं। So rotating between market caps is also a great strategy. इसी वजह से flexi cap funds are becoming more and more popular. So there are two things. एक तो multi asset view हमेशा रखें, और flexi cap is a preferred vehicle for anyone who can identify these opportunities as they come. क्योंकि जैसे मैंने कहा market cap rotation हमेशा चलता ही रहता है, तो उसको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना और फिर उससे प्रॉफिट करना, दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड रियली ट्राई टू डू। ओके, सो सर माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, ये जो हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें अपना जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब इस डाइवर्सिफिकेशन को सिलेक्ट करने के चक्कर में थोड़ा ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो गया है? हम इक्विटीज में ये भी रख लें, ये वाला सेक्टर भी परफॉर्म करेगा, वो वाला सेक्टर भी परफॉर्म करेगा, ये सेक्टर गिर रहा है, सस्ता मिल रहा है तो हमने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया, गोल्ड सस्ता हुआ तो पोर्टफोलियो में एडिशन कर लिया, एवरेज कर दिया चीजों को। बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। अब रिस्क मैनेजमेंट, या फिर मैं कहूं कि रिस्क मिनिमल करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? पोर्टफोलियो को क्लीन आउट कैसे करें, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? मेरा आखिरी सवाल। पहले तो मैडम ऐसा है कि अगर आप इक्विटीज की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास 100 स्टॉक्स हैं एज एन इन्वेस्टर, देन that is just too much diversification. जैसे आपने कहा over diversification. स्टडीज ये कहती हैं कि 30 स्टॉक्स के ऊपर अगर आपने डिवर्सिफाई किया तो डिवर्सिफिकेशन का जो मार्जिनल बेनिफिट होता है वो डिमिनिश होता जाता है। मुझे तो ऐसे लगता है ऑन अ पर्सनल बेसिस दैट फॉलोइंग 30 स्टॉक्स इज ऑल्सो अ लॉट। तो आई मीन यू हैव टू कीप योर यूनिवर्स वेरी लिमिटेड। जैसे मैंने कहा एक मिड कैप फंड हो गया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, गोल्ड ETF हो गया, एक डेट फंड हो गया। कीप योर इन्वेस्टेबल यूनिवर्स डिफाइंड एंड एज लिमिटेड एज पॉसिबल, वरना आप हमेशा अगर आप बहुत सारी चीजें अगर आपकी पोर्टफोलियो में हैं, then you will have to analyze each of these things and you might end up with something called analysis paralysis. क्योंकि इतनी सारी चीजें आप ट्रैक कर रहे हो, that is very easy to get lost in the noise. Ultimately आप क्या चाहते हो? I mean, is the market going to reward you because आपके पास
100 चीजें हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, और इज इट गोइंग टू रिवॉर्ड यू फॉर बीइंग डिसिप्लिन्ड? आई थिंक the answer is the latter. And in order to be disciplined, in order to be able to sidestep the noise, आपको एक limited set of investments में जो आपको समझ में आती हैं, because ultimately return care नहीं करता कि मैं कहां से आया हूं। मैं अगर 4 चीजों से आता हूं वो भी ठीक है, तो फिर मैं 400 चीजों के बारे में क्यों सोचूं? So I think यूनिवर्स जो है आपका इन्वेस्टेबल यूनिवर्स, वो ऐसा होना चाहिए जो आपको समझ में आए। Do not be carried away by what you hear. Invest only in those things which you will understand. और जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, your investments should be such that कल अगर स्टॉक मार्केट बंद भी हो जाए, you should not have a problem with the amount that you've invested. You should be able to sleep well. So invest only in a limited number of items, and in those items which you understand very well. यस, आई ऑल्सो बिलीव कि हम अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये हमारे सभी व्यूअर्स के लिए है, तो पहले आप इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा समझ लीजिए बाजार को भी, और जहां आप अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, जहां निवेश करने जा रहे हैं, उसको भी। अक्षय सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मार्केट के लिए ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज हम मान करके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ देख रहा है इस समय बाजार, और उससे निकलने की कोशिश भी कर रहा है। तो ऐसे में निवेशकों के बीच में जो पैनिक था उसको एड्रेस करना बेहद जरूरी था, और मुझे लगता है इस वीडियो में काफी सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।